स्ट्रेंजर थिंग्स सीजन 5 का ट्रेलर आखिरकार आ गया है और ऑनेस्टली मैं इसके इंट्रो में बहुत कुछ कह सकता हूँ, लेकिन सीधे पॉइंट पर आते हैं क्योंकि इसमें इतना कुछ है डिस्कस करने के लिए कि मैं जेन्युइनली एक्साइटेड, इमोशनल फील कर रहा हूँ और अपने थॉट्स शेयर करने के लिए वेट नहीं कर सकता। सबसे पहले ट्रेलर की शुरुआत होती है सॉन्ग हु वांट्स टू लिव फॉरएवर के साथ और ये एग्जैक्टली वही करता है जो सीजन 4 में हुआ था। स्ट्रेंजर थिंग्स के आइकॉनिक 80s साउंडस्केप के साथ इस सॉन्ग को मर्ज करके एक इमोशनल वाइब क्रिएट करता है। मुझे लगता है ये सॉन्ग सीजन 5 के फर्स्ट पार्ट में मेजर रोल प्ले करे। अगर हम सीजन 4 को याद करें तो केट बुश का रनिंग अप दैट हिल भी पहले सेम तरह से ट्रेलर में आया था और बाद में शो में एक सिंबॉलिक एलिमेंट बन गया था। यहाँ भी लिरिक्स हु वांट्स टू लिव फॉरएवर, हु डेयर्स टू लव फॉरएवर ये हिंट देते हैं कि इस सीजन में कुछ बड़े डेथ्स होने वाले हैं। और जब हम लेटर शॉट्स में नैन्सी को ब्रेकडाउन में देखते हैं तो लगता है कि शायद जॉनथन या स्टीव में से किसी का ट्रैजिक एंड देखने को मिले। ट्रेलर ओपन होता है हैकन्स लाइब्रेरी के सीन से, लेकिन ये लाइब्रेरी अपसाइड डाउन में है। ये मोमेंट काफी क्रूशियल है क्योंकि रियल वर्ल्ड में ये वही जगह लग रही है जहाँ सीजन 4 फाइनल के बाद अपसाइड डाउन का एक मेजर गेटवे ओपन हुआ था और इसको हम ट्रेलर के बाद के शॉट्स में भी क्लियरली देखते हैं। फिर हम वेक्ना की वॉइस सुनते हैं, एट लॉन्ग लास्ट वी कैन बिगिन। जैसे ही वो डार्कनेस से इमर्ज होता है, मुझे लगता है ये लाइन सीजन 5 वॉल्यूम ए के एंड से कनेक्टेड हो सकती है। मैं थोड़ा ट्रेलर के एंड पर जंप कर रहा हूँ क्योंकि फाइनल लाइन है, विलियम आप मुझे एक अंतिम बार मदद करेंगे। अगर वेकना ये बोल रहा है तो इसका मतलब ये हो सकता है कि उसने अपना मेजर प्लान वॉल्यूम 1 के एंड तक कंप्लीट कर लिया हो। इसलिए मुझे लगता है ये डायलॉग सीजन 5 वॉल्यूम 1 के फाइनल एपिसोड का पार्ट होगा। एक और स्ट्राइकिंग मोमेंट था जब डेमोरगॉन को वेकना के सामने बॉव करते हुए दिखाया गया। ये एक सिंबॉलिक शॉट था, दिखाता है कि इवन वो ब्रूटल क्रीचर्स जिनके पास कोई इंटेलिजेंस नहीं लगती, वो भी वेकना के अथॉरिटी और पावर को रिकॉग्नाइज करते हैं। ये भी हाईलाइट करता है कि वेकना अब कितना पावरफुल हो चुका है। बैकग्राउंड में हु वांट्स टू लिव फॉरएवर के लिरिक्स देयर इज नो टाइम फॉर अस बज रहे थे जब डस्टिन अपनी साइकिल पर स्कूल जा रहा था और हॉकिंस के लोगों को एक नए अथॉरिटेरियन रूल के अंडर जीते हुए दिखाया गया। इस लिरिक का एम्फेसिस बताता है कि सीजन 5 में एक काउंटडाउन टाइप सिचुएशन होने वाली है जहां वेकना लिटरली रियल वर्ल्ड को डिस्ट्रॉय कर रहा होगा। डस्टिन के शॉट्स में एक एटीट्यूड चेंज क्लियरली दिखता है जब वो हॉलवे में वॉक करता है और किसी के लिए साइड नहीं होता और सामने वाले शॉक में रहते हैं। तो लगता है कि एडी की डेथ के बाद उसमें एक नया कॉन्फिडेंस, एक रिबेलियस स्पिरिट आ गया है। वो अपने दोस्त एडी की मेमोरी को रिस्पेक्ट करता हुआ लगता है और शायद इसी वजह से लेटर उसके फेस पर एक ब्लैक आई दिखाया गया है। वो अभी भी अपना हेलफायर क्लब टी शर्ट पहने हुए है, वही क्लब जिसका एडी लीडर था, लेकिन एडी के डेथ के बाद उस क्लब का नाम हॉकिंस में एक नेगेटिव सिंबल बन गया है। तो नेचुरली डस्टिन का उससे जुड़े रहना सबको पसंद नहीं आएगा। इसके बाद हम माइक और 11 को WSQ रेडियो स्टेशन के रूफटॉप पर देखते हैं जहां लगता है ग्रुप सीक्रेटली मिल रहा है मार्शल लॉ और मिलिट्री की नजर से दूर। माइक कहता है we're really starting to lose it being stuck in here, no end in sight, maybe tonight's our break। जैसे ही ये लाइन आती है एक शॉट में मिलिट्री बॉर्डर पर गार्ड कर रही होती है जहां क्लियरली लिखा है no one in, no one out। इसका मतलब हॉकिंस अब एक कंप्लीटली सील्ड जोन बन गया है। फिर हम देखते हैं ग्रुप एक टनल के अंदर जा रहा है और ये टनल एक चर्च तक लीड कर रहा है जो लेटर मैप में दिखा था। माइक की लाइन नो एंड इन साइट एक स्ट्रॉन्ग इमोशनल बैकड्रॉप क्रिएट करती है। ये उन कैरेक्टर्स के होपलेसनेस और टेंशन को कैप्चर करती है। ग्रुप लगातार वेकना की सर्च में है और लगता है माइक का मे बी टुनाइट्स आवर ब्रेक इसी मिशन से रिलेटेड है। वो बिलीव कर रहा है कि शायद आज वो वेकना तक पहुंच जाएंगे। एक और मोमेंट में माइक कहता है वी फाइंड वेकना, वी एंड दिस वंस एंड फॉर ऑल टुगेदर। इस टाइम सब लोग टेबल के अराउंड बैठे होते हैं एक्सेप्ट 11 और हॉपर। इससे लगता है कि शायद उस रात 11 और हॉपर अपसाइड डाउन में वेकना को ढूंढने गए हो। रेडियो स्टेशन का इंपॉर्टेंस मुझे लगता है शो में और डीपली एक्सप्लोर किया जाएगा। मुझे लगता है कि शायद वो लोग स्टेशन के सिग्नल्स का यूज करके एक ऐसी फ्रीक्वेंसी तक कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं जो अपसाइड डाउन के अंदर तक जा सकती है। ये भी रीजन हो सकता है कि पहले वाले ट्रेलर में हमने देखा था वेकना ने उस रेडियो टॉवर को डिस्ट्रॉय कर दिया था। शायद वो दोनों वर्ल्ड्स के बीच कम्युनिकेशन कट करना चाहता हो क्योंकि हम जानते हैं कि साउंड वेव्स दोनों डायमेंशंस में ट्रैवल कर सकती हैं। इसके बाद एक सीन में हम 11 को देखते हैं जो अपनी पावर्स का यूज कर रही होती है अपसाइड डाउन के अंदर और ऐसा लगता है जैसे वो हॉकिंस लैब के ऊपर लीप करने की कोशिश कर रही है। साथ ही एक शॉट में जॉयस को प्रार्थना करते हुए दिखाया गया है, मोस्ट लाइकली इसलिए क्योंकि 11 और होपर अभी भी अपसाइड डाउन में फेज हुए हैं। माइक उस वक्त जॉयस को देख रहा होता है और ये विजुअल सिंबलिज्म परफेक्ट है। दोनों एक ही इमोशन फील कर रहे हैं। माइक 11 के लिए दुआ कर रहा है और जॉयस हॉपर के लिए। फिर हम सुनते हैं 11 कहते हुए दिस इजंट वन ऑफ योर कैंपेन्स, यू डोंट गेट टू राइट द एंडिंग, नॉट दिस टाइम। ये लाइन इमोशनली पावरफुल है और इमीडिएटली उसके बाद ग्रुप को दिखाया गया है जो हॉकिंस को एक बोर्ड गेम की तरह ट्रीट कर रहे हैं। उन्होंने बोर्ड पर एक स्क्वायर में 2 फिगर्स रखे थे जहां एक चर्च बना हुआ था और साइन लिखा था टनल एंट्रेंस। इससे लगता है कि जहां से वो टनल जा रहे थे वो डायरेक्टली चर्च के अंदर तक लीड करता है। शायद अपसाइड डाउन तक नहीं बल्कि चर्च के अंदर ही एक गेटवे छुपा हुआ है जो अपसाइड डाउन में जाता है। फिर एक और इंटेंस शॉट में हम नैन्सी और जोनाथन को देखते हैं जो ऊपर देख रहे हैं जैसे उनके ऊपर एक एनर्जी फोर्स या अपसाइड डाउन का ओपनिंग फॉर्म हो रहा हो। मेटल लिटरली मेल्ट हो रहा होता है, बिल्कुल सीजन 4 के फिनाले जैसा विजुअल। नैन्सी कहती है ही इज प्लानिंग टू एंड आवर वर्ल्ड एंड ही इज नॉट गोइंग टू स्टॉप
stop until we're drained of every last ounce of suffering. इस लाइन के साथ ही हम देखते हैं रेडियो टॉवर कांप रहा है, जमीन फट रही है और एक हॉरिंग शॉट में नैन्सी अपने हाथ धो रही होती है, ब्लड से भरे हुए, और वो रो रही होती है। ये मुझे स्ट्रांगली लगता है जॉनथन के डेथ का हिंट हो सकता है। नेक्स्ट मोमेंट में स्टीव को डस्टिन को कंसोल करते हुए दिखाया गया है, जो खुद भी रो रहा होता है। ये क्लियरली इंडिकेट करता है कि कोर ग्रुप का एक मेजर मेंबर वॉल्यूम 1 में मर सकता है। एक और छोटी सी डिटेल थी, जब जॉनथन अपने बॉडी को नैन्सी के सामने शील्ड की तरह रखता है, ये एक सिंबॉलिक फोरशैडोइंग हो सकता है कि वो अपने आप को नैन्सी के लिए सैक्रिफाइस करेगा। आगे एक शॉट में हम 11 और होपर को देखते हैं, वो लैब के अंदर घुस रहे हैं, स्निक कर रहे हैं, और क्लियरली एक एंट्री पॉइंट दिखाया गया है जो अपसाइड डाउन गेटवे के पास लगता है। अपसाइड डाउन के अंदर एक स्ट्रेंज एनर्जी फील्ड हवर कर रहा होता है हॉकिंस लैब के ऊपर। ये इंडिकेशन देता है कि कुछ डेंजरस एक्सपेरिमेंट या कनेक्शन अब भी एक्टिव है, जो दोनों वर्ल्ड्स को इम्पैक्ट कर रहा है। मिलिट्री और साइंटिस्ट दोनों इसको समझने की कोशिश कर रहे हैं। ये कंफ्यूजन और केओस एटमॉस्फेयर को और रियल बनाता है। एक और इमोशनल सीन में नैन्सी और जॉनथन एक दूसरे के फोरहेड से टच करते हैं, एक साइलेंट इमोशनल मोमेंट जो शायद जॉनथन के पॉसिबल डेथ को और पेनफुल बनाने के लिए बिल्डअप है। एक और सीक्वेंस में एक डेमोगॉर्गन को दिखाया गया है जो उस टनल में घुस रहा है जहां ग्रुप जाने वाला था, लेकिन वहां सिर्फ लूकस था। तो ये भी पॉसिबिलिटी है कि लूकस किसी डेंजर में फंस जाए या कैजुअलिटी बन जाए। फिर नैन्सी एक वेपन से एक डेमोगॉर्गन पर फायर कर रही होती है जब एक सोल्जर उसके साथ फाइट कर रहा होता है। फुल स्केल केओस। इसके बाद एक लाइन सुनाई देती है, वी स्टे ट्रू टू योरसेल्व्स, वी स्टे ट्रू टू आवर फ्रेंड्स नो मैटर व्हाट द कॉस्ट। ये लाइन पूरे शो का इमोशनल कोर है। स्ट्रेंजर थिंग्स हमेशा दोस्तों की लॉयल्टी, सैक्रिफाइस और करेज के बारे में रहा है। इस डायलॉग के साथ एक स्टनिंग शॉट में डस्टिन, नैन्सी और जॉनथन अपसाइड डाउन में एक टावर के टॉप पर खड़े हैं और वो ऊपर देख रहे हैं जहां एक इंसान आसमान से गिर रहा है लाइटनिंग स्ट्राइक के साथ। मुझे लगता है ये सीन शायद उन क्रैक्स से कनेक्टेड है जो ग्राउंड में ओपन हुए थे। पहले हमने देखा था डेमोगॉर्गन्स ग्राउंड से निकलते हुए, लेकिन ये शॉट शायद ये दिखाता है कि अब रियल वर्ल्ड के लोग भी उन क्रैक्स से गिरकर अपसाइड डाउन में फॉल कर रहे हैं। ये एक विजुअल मेटाफोर है कि रियलिटी इटसेल्फ शैटर हो रही है। फिर एक कार में हम नैन्सी, जॉनथन, स्टीव और डस्टिन को देखते हैं जैसे वो अपसाइड डाउन में ड्राइव कर रहे हो। पहले ट्रेलर में नैन्सी कहती है डू इट, लगता है वो किसी रिस्की प्लान को ग्रीन लाइट दे रही है। फिर पूरा केओस अनफोल्ड होता है। 11 अपनी पावर्स से डिब्री हटा रही होती है, मिलिट्री रूम के ग्लास एक्सप्लोड कर रहे हैं और लूकस मैक्स को उठाकर भाग रहा होता है हाथ में एक स्पीकर लेकर। हम जानते हैं मैक्स के ट्रांस स्टेट में म्यूजिक का कितना बड़ा रोल था, तो लगता है लूकस बिलीव करता है कि अगर मैक्स म्यूजिक सुन पाए तो शायद वो वापस आ सके। एक और शॉट में हॉस्पिटल के अंदर एक डेमोगॉर्गन दिखाई देता है। इससे लगता है मैक्स पूरी वॉल्यूम 1 में इसी स्टेट में रहेगी जब तक वो लोग रियल वर्ल्ड में वापस नहीं आते। फिर हम माइक और जॉयस को नए कैरेक्टर्स के साथ देखते हैं। मिलिट्री बेस पर एक मास अटैक चल रहा होता है, ग्राउंड में गेटवेज ओपन हो रहे हैं और डेमोगॉर्गन्स रैम्पेज कर रहे हैं। और फाइनली ट्रेलर क्लाइमैक्स होता है। वेकना मिलिट्री बेस में एंटर करता है, उसके हाथ पर नए स्कार्स और ब्लड दिखते हैं और वो पहले से भी ज्यादा ईविल और मॉन्स्टरस लग रहा होता है, इस बार एक स्पाइकी म्यूटेटेड लुक के साथ। उसकी लाइन, विलियम आप मुझे एक अंतिम बार मदद करेंगे। वेकना ने विल को लगभग पैरालाइज कर दिया होता है और उसे अपने पास समन करता है। फेस टू फेस कॉन्फ्रंटेशन। हम जानते हैं विल का अपसाइड डाउन से एक डीप साइकिक कनेक्शन है और शायद उसके अंदर कुछ पावर्स हैं जो अभी तक अनलॉक नहीं हुए। वेकना शायद विल के थ्रू अपनी पावर और एनहांस कर रहा हो, या फिर क्योंकि विल माइंड फ्लेयर से भी कनेक्टेड है, ये माइंड फ्लेयर के कमबैक का सेटअप हो सकता है। एक ऑल्टरनेट थ्योरी ये भी हो सकती है कि विल ही वो सैक्रिफाइस है जो दोनों वर्ल्ड्स को परमानेंटली मर्ज करने के लिए चाहिए। अगर ऐसा होता है तो शो एक बहुत डार्क और इमोशनल टर्न ले लेगा और ऑनेस्टली मुझे पर्सनली ऐसा ट्विस्ट देखना पसंद आएगा। फिर ट्रेलर एक साइलेंट फेड आउट के साथ खत्म होता है। मुझे लगता है ये ट्रेलर सिर्फ वॉल्यूम 1 के क्लिप्स से बना है, क्योंकि नेटफ्लिक्स ऑब्वियसली वॉल्यूम 2 के या फिनाले के स्पॉयलर्स रिवील नहीं करेगा और जब तक नवंबर के एंड तक शो रिलीज नहीं होता, यही सब हमारे पास क्लूज हैं। सो आई एम जेन्युइनली एक्साइटेड देखने के लिए कि सीजन 5 एपिसोड 1 के साथ क्या अनफोल्ड होता है। तो बस ये था स्ट्रेंजर थिंग्स सीजन 5 ट्रेलर एक्सप्लेन्ड।